हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। देखिए दोस्तों, अभी जो यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो गल्फ़ के कंट्रीज हैं उसमें ज़्यादातर देशों में अभी भी मोनार्की चलता है। तो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं अभी इंडिया के दौरे पे आए हैं। 1 दिवसीय विजिट है उनका इंडिया के अंदर में। तो अभी इंडिया और यूएई के बीच बहुत से मुद्दों पे सहमति बनी है। अब देखिए, अभी पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ समय में ऐसा देखने को मिला है कि इंडिया और यूएई काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनर के तौर पे उभर कर सामने आए। गल्फ देशों में अगर बोले तो सबसे अच्छा संबंध अगर किसी देश के साथ है भारत का, तो सऊदी अरब से भी ज़्यादा अच्छा संबंध यूएई के साथ है। इसी के साथ साथ आपको ये भी समझने को मिलेगा कि यूएई में बहुत से इंडियंस जॉब करते हैं, मतलब कि एक रेमिटेंस का बहुत बड़ा केंद्र है यूएई इंडिया के लिए। इसी के साथ साथ आपको एक और बात समझना चाहिए कि ना कि सिर्फ ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे यूएई उभरा है, बल्कि एक स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पे भी यूएई ने बहुत ही तेज़ी से अपना स्थान ग्रहण किया है भारत के रिगार्ड में। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, अभी आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेटजिक पार्टनर का क्या मतलब होता है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में ना एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप। मतलब कि आप रणनीतिक तौर पे किस तरीके से आप अपने देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे ही कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है जहाँ पे भारत थोड़े कमजोर पक्ष में होता है इंटरनेशनली, वहाँ पे यूएई का बहुत ही जबरदस्त समर्थन होता है भारत को, चाहे किसी भी मुद्दे पे हो। ऐसे बहुत से मुद्दे होते हैं जहाँ पे जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जहाँ पे वो भारत को कॉर्नर करने की कोशिश करते के फिराक में होते हैं, वैसे समय में यूएई और सऊदी अरब भारत का हेल्प करता है। बहुत से समय पर देखा गया है कि टर्की ने कुछ ऐसे मुद्दे को उठाया है, सेंसिटिव मुद्दे को उठाया है, जहाँ पे वो इंडिया को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के सिचुएशन में डालने की कोशिश करता है। वैसे हालात में यूएई भारत को हेल्प करता है। तो अभी वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है इंडिया आए हुए हैं, बहुत से मुद्दों पे सिग्नेचर किया गया है। आपको पता है क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर है यूएई। इसी के साथ साथ एनर्जी सेक्टर में भी उसका बहुत ही जबरदस्त हस्तक्षेप है। तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। क्या है पूरी स्थिति, समझते हैं इस लेक्चर में। अगले स्लाइड में अगर देखेंगे तो कुछ वैलिडेशन मिलेगा हम लोगों को। किस तरीके का वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस पोर्टल, न्यूज पोर्टल्स है, जहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि इन सभी ने प्रमुखता से इस खबर को प्रिंट किया है, इस खबर को पब्लिश किया है। कौन कौन सा खबर है? बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से खबर मिला है कि भाई 4 ऐसे एग्रीमेंट्स इस पे की साइन किया गया है। एडिटिव इंडिया ने भी यूएई, जो यूएई के जो क्राउन प्रिंस है, इंडिया आने पे, इंडिया उनके विजिट होने पे खबर बनाया गया है। मनी कंट्रोल की तरफ से बनाया गया है और इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से भी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा मैप में समझ लेते हैं कि आखिर यूएई किधर है और भारत कहाँ है। यहाँ पे देखिए इंडिया है, आपको देखने को मिल रहा होगा। ये गुजरात का कोस्ट है, ये बॉम्बे का कोस्ट है, यहाँ पे गोवा है। यहाँ से आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पाकिस्तान मिलेगा। अगर आप इस रास्ते से अगर आते हैं तो पाकिस्तान के बाद ईरान, ईरान के बाद कुवैत, कुवैत के बाद बहरीन, यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है बहरीन, यहाँ पे यूएई है। अबू धाबी, मतलब बहुत सारे एमिरेट्स को मिलाकर, शारजहाँ, अबू धाबी, अलग अलग एमिरेट्स को मिलाकर यूएई बनता है। दुबई। तो आप देख पाएंगे कि ये पूरा का पूरा गल्फ कंट्रीज को पेनिनसुला बोलते हैं, गल्फ खाड़ी देश बोलते हैं इसको। और यहाँ पे मतलब कि अरेबियन पेनिनसुला के नाम से हम इसको जानते हैं। और यहाँ पे सऊदी अरब जो कि सबसे बड़ा देश है और अपने आप को जो सुन्नी सेक्ट है इस्लाम का, उसका रिप्रेजेंटेटिव बताता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे है यूएई, अबू धाबी, आपको उसका स्ट्रॉन्ग सेंटर देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो पर्शियन गल्फ है, इसके साथ इसकी कनेक्टिविटी है अरेबियन सी में। और जितना भी पोर्ट्स हैं, मुंबई, गोवा, अब अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे, गुजरात का कांडला पोर्ट, अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो सारे के सारे पोर्ट्स जो हैं एक्सेसिबल होते हैं यूएई के लिए। आगे बढ़े तो भारत और यूएई के रिलेशन को अगर हम समझना चाहें तो देखिए, जो एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूएई के बीच, ये कमिटमेंट को दिखाता है, जो कि बायलैटरल टाइज को और ज़्यादा क्या करता है, मजबूत करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज़्यादा तेजी प्रदान करता है। इन्होंने किस किस चीज़ पे फोकस किया इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग? इन्वेस्टमेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड पे, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पे। इसी के साथ साथ इन्होंने एम किया है, टारगेट किया है स्ट्रेंथन देने के लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को और हार्नेस करना है न्यू अपॉर्चुनिटीज इन इमर्जिंग सेक्टर्स, जैसे कि एआई,
इंटरनेट ऑन थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इन लोगों का टारगेट रहा है कि यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को की जाए। अब देखिए कुछ प्रमुख बिंदु रहे इस एग्रीमेंट के। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे बोला गया है कि हम अपने कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे इस एरिया में, ताकि एक लीड ले सके भारत और कैपिटल फ्लो को बढ़ाया जा सके, ज्वाइंट वेंचर्स दिया जा सके। अब देखिए जो यूएई है, इसी के साथ साथ जितने भी अरेबियन पेनिनसुला के देश हैं, वो अपना जो ऑयल के ऊपर, जो उनका जो कच्चा तेल है, उसके ऊपर अपनी इकोनॉमिक के डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। वो अब अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उसको फैलाना चाहते हैं। तो उसका एक उसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है भारत के साथ इनकी साझेदारी। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड की बात करूं तो इन्वॉल्व शेयरिंग रिड्यूस टेक्नोलॉजी एंड पोटेंशियली लीडिंग टू मोर इफिशिएंट सस्टेनेबल एनर्जी यूजेस। तो ऐसे यूजेस का इस्तेमाल करना है जो कि सस्टेनेबल हो। इसी के साथ साथ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स की बात की गई है। आपको पता है यूपीआई, यूएई में भी अब यूपीआई चलने लगा है। यूजर जो भारत का जो इंटरफेस है, पेमेंट इंटरफेस जो बनाया गया है, डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के दिशा में बात करने की बात की जा रही है। भारत में जो कि जिसको कि हम बोलते हैं ऐसा फिनटेक, फिनटेक के मामले में भारत अभी के समय में लीड कर रहा है, चाहे वो पेटीएम हो, अगर मैं आपसे बात करूं, और भी जितने भी छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से इस तरह की पेमेंट्स की जाती है, उन सभी क्षेत्रों में भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी साझेदारी दिखाई है। इसी के साथ साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की भी बात करी गई है इसमें। इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको पता होगा, बहुत ही जोरों शोरों से इसकी चर्चा की गई थी, गाजे बाजे के साथ इस बात को बताई गई थी जब G20 में इसकी बात करी गई थी। इसकी अध्यक्षता भारत ने ही की थी बाय द वे। एनर्जी कोऑपरेशन की बात करी गई है, कल्चरल कोऑपरेशन की बात करी गई। आपको पता होना चाहिए कि अबू धाबी जो है वहाँ पे इस्लामिक देश में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल बनाया गया है। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी गई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों देशों का भविष्य पोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों देश जो हैं कोस्टल एरिया में बसे हुए हैं। और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे किस तरीके से यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट कोस्ट है वेस्टर्न साइड के, उनका सीधे एक्सेस है अबू धाबी के अलग अलग कोस्ट के साथ। तो इस वजह से भी इस क्षेत्र में भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने की बात करी गई है। तो पूरा लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके इंडिया आगमन के तौर पे, इंडिया आगमन के बहाने हमने इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश की। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।